वेलकम टू एग्जाम्स कोर्स। हमारा आज का टॉपिक है प्रोज फिक्शन फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के पिछले पार्ट्स में जो 1, 2, 3 पार्ट्स थे उसमें हमने फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के बारे में डिस्कस किया, पोइट्री फॉर्म्स बताए, आपको ड्रामा फॉर्म्स बताए। आज हम प्रोज फिक्शन के बारे में जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं कि प्रोज है क्या। प्रोज केम फ्रॉम द लैटिन एक्सप्रेशन प्रोजा ओरेशियो विच मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट स्पीच। जो प्रोज वर्ड है वो आया है लैटिन एक्सप्रेशन प्रोजा ओरेशियो से, जिसका मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट स्पीच। प्रोज एक ऐसा फॉर्म ऑफ राइटिंग है जो कि इसमें अगर हम देखा जाए तो ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। मीन्स बेसिकली जो बातचीत में हम जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं बहुत ही सिंपल और कॉमन, जो आसानी से रीडर को समझ में आ जाए, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट स्पीच का यूज़ किया जाता है प्रोज फॉर्म ऑफ राइटिंग में। It is the most common and popular form of writing in fiction and non-fiction works. प्रोज की दो कैटेगरीज हैं, फिक्शन और नॉन फिक्शन वर्क्स की। तो जो प्रोज है वो सबसे ज़्यादा कॉमन और पॉपुलर फॉर्म ऑफ राइटिंग है, फिक्शन में भी और नॉन फिक्शन वर्क्स में भी। It is a way for writers for communicate with readers in a straightforward, even conversational manner and tone. ये एक तरीका है राइटर्स के लिए जिससे कि वो कम्युनिकेट कर सके अपने रीडर्स से, जो पढ़ने वाले हैं उनसे संवाद स्थापित कर सके राइटर्स एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और कन्वर्जनल मैनर और टोन में। It creates a level of familiarity that allows the reader to connect with the writer's expression, narrative and characters. ये एक फेमिलियरिटी का लेवल क्रिएट करता है प्रोज, जिससे कि वो रीडर को अलाउ करता है कि वो राइटर के एक्सप्रेशन, नैरेटिव और कैरेक्टर्स से कनेक्ट हो सके। मीन्स जो प्रोज फॉर्म ऑफ राइटिंग है वो अलाउ करती है रीडर को कि वो कनेक्ट कर सके अपने राइटर के एक्सप्रेशन, नैरेटिव और कैरेक्टर्स से, जिससे कि एक फेमिलियरिटी का लेवल क्रिएट होता है। साधारण शब्दों में प्रोज इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग विच हैज़ अ नेचुरल फ्लो विद स्पीच एंड राइटिंग। ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ राइटिंग है जिसमें नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच चलता है, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है प्रोज फॉर्म ऑफ राइटिंग में जो बड़ी ही आसानी से रीडर को समझ आ जाती है, नेचुरल फ्लो के साथ चलती है वो स्पीच। इट इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट बट डजंट हैव अ मेट्रिकल स्ट्रक्चर एज समथिंग लाइक पोइट्री वुड हैव। इसका जो ग्रामेटिकली करेक्ट होता है स्ट्रक्चर, यानी कि जो इसके सेंटेंस पैराग्राफ्स होते हैं प्रोज के, वो ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं, लेकिन इनका कोई मेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होता जैसे कि पोइट्री में होता है। आपने देखा भी होगा कि पोइट्री वर्क जो होता है उसमें स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसमें मीटर का ध्यान रखना पड़ता है, रिदम का ध्यान रखना पड़ता है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है पोइट्री में, लेकिन ऐसा कुछ प्रोज में नहीं होता है। अब बात करते हैं वैरायटीज़ ऑफ प्रोज की। प्रोज की 3 वैरायटीज़ हैं जो कि आपस में इंटर रिलेटेड वैरायटीज़ होती हैं। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव वो वैरायटी है जिसमें डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, नैरेटिव में बताया जाता है व्हाट हैपन्स और व्हाट हैपेंड, क्या चीज़ होती है या क्या चीज़ हुई। और जो एक्सपोजिटरी वैरायटी है प्रोज की वो कवर करती है रियल फैक्ट। ये तीनों वैरायटीज़ ही इंटर रिलेटेड होती हैं। अगर कोई एक लिटरेरी वर्क है, इफ़ देयर इज़ अ लिटरेरी वर्क, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसमें एक ही वैरायटी हो प्रोज की। उसमें ऐसा भी हो सकता है प्रोज की एक वैरायटी हो, 2 हो, या ये तीनों की तीनों वैरायटी एक ही प्रोज के वर्क में हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी एक लिटरेरी वर्क में प्रोज की एक ही वैरायटी हो। एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, तीनों हो सकती हैं, क्योंकि ये तीनों ही इंटर रिलेटेड वैरायटीज़ हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उसमें एक या एक से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं या नहीं हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोज भी कैटेगराइज्ड है 2 पार्ट्स में, एक फिक्शन होता है, एक नॉन फिक्शन होता है। फिक्शन वो लिटरेचर होता है जो कि इमेजिनेशन से क्रिएट होता है, और नॉन फिक्शन होता है रियल फैक्ट्स पर आधारित। आज हम फिक्शन के बारे में जानेंगे, फिक्शन और उसके फॉर्म्स के बारे में। तो हम आपको बता रहे हैं कि प्रोज फिक्शन क्या है। इट रेफर्स टू लिटरेचर क्रिएटेड फ्रॉम द इमेजिनेशन। फिक्शन वो लिटरेचर होता है जो कि इमेजिनेशन से क्रिएट होता है। प्रोज फिक्शन कोई भी क्रिएटिव इमेजिनरी राइटिंग है जो कि लिखी जाती है सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स में। एनी क्रिएटिव वर्क consisting of people, events or places that are imaginary। कोई भी क्रिएटिव वर्क जिसमें लोग, इवेंट्स, घटनाएं जो होती हैं और स्थान जो होते हैं ये सब कल्पनात्मक होते हैं, काल्पनिक होते हैं, तो ये
फिक्शन कहलाता है, नॉट बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन हिस्ट्री और फैक्ट। ये जो फिक्शन होता है वो स्ट्रिक्टली हिस्ट्री और फैक्ट पर बेस्ड नहीं होता है, यानी कि रियल इसमें कुछ भी नहीं होता है, सब चीज़ें जो हैं वो इमेजिनरी होती हैं। तो वो लिटरेचर जो कि इमेजिनेशन से क्रिएट होता है वो प्रोज फिक्शन की कैटेगरी में आ जाता है। अब बात करते हैं प्रोज के टाइप्स की। टाइप्स ऑफ प्रोज में हम नॉन फिक्शनल प्रोज के बारे में बताते हैं आपको। सबसे पहले फिक्शन आप जान ही चुके हैं, तो टाइप्स ऑफ प्रोज का फर्स्ट जो टाइप है वो है नॉन फिक्शनल प्रोज। ये मेनली बेस्ड होता है रियल फैक्ट पर, बिल्कुल ऑपोजिट है फिक्शन का जो कि रियल फैक्ट पर आधारित होता है। एग्जाम्पल एसेज, बायोग्राफीज। जो बायोग्राफीज होते हैं, एसेज होते हैं, वो रियल फैक्ट पर आधारित होते हैं। इसमें राइटर्स ट्राई करते हैं टू टीच और डॉक्यूमेंट समथिंग रियल इन लाइफ। राइटर्स कोशिश करते हैं टीच करने की जो कि वास्तविक तथ्यों पर आधारित होता है, तो वो नॉन फिक्शनल प्रोज होता है। दे यूज कन्वर्सेशनल प्रोज टू डू दिस। तो राइटर्स इसके लिए कन्वर्सेशनल प्रोज का यूज करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है टाइप्स ऑफ प्रोज की, फिक्शनल प्रोज। इट इज़ होली और पार्टली इमेजिन्ड। जो फिक्शनल प्रोज होता है वो पूरी तरीके से या फिर आंशिक रूप से इमेजिन्ड होता है, काल्पनिक होता है। नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज आर रिटन इन फिक्शनल प्रोज। नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज ये फिक्शनल प्रोज में लिखे जाते हैं। कुछ फेयरी टेल्स भी, जो आप परियों की कहानियाँ सुनते हैं, वो भी फिक्शनल प्रोज ही होता है क्योंकि सब काल्पनिक होता है। इट कैन समटाइम्स बी बेस्ड ऑन ट्रुथ। कई बार ये ट्रुथ पर भी आधारित होते हैं, सच पर भी आधारित होते हैं। बट द इवेंट्स एंड द कन्वर्सेशंस आर मेड अप ऑफ फॉर द मोस्ट पार्ट बाय द ऑथर। लेकिन जो इसमें घटनाएं होती हैं, जो भी कन्वर्सेशन, संवाद होते हैं, वो ज़्यादातर ऑथर के द्वारा क्रिएटेड किए होते हैं, वो काल्पनिक होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो फिक्शनल प्रोज होता है वो होली और पार्टली इमेजिन्ड होता है, यानी कि पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से काल्पनिक होता है। थर्ड टाइप है प्रोज का, हेरोइक प्रोज। कॉमन होता है मैनी लेजेंड्स एंड टॉल टेल्स एंड मे बी रिटन डाउन और रिसाइटेड आउट लाउड। जो हेरोइक प्रोज है वो कॉमन है कई लेजेंड्स में और टॉल टेल्स में, जो लंबी कहानियाँ होती हैं उनमें कॉमन होता है हेरोइक प्रोज, और इसको लिखा जाता है ताकि इसे लाउडली रिसाइट किया जा सके। जैसे कि बहुत लंबे समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम द टेल्स ऑफ किंग ऑथर वर पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ। आपने सुना होगा कि लंबे समय से जो कहानियां हैं किंग ऑथर की, वो पास डाउन, गुजरती चली आ रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। लोगों के मुंह द्वारा हम सुनते हैं उन कहानियों को। बहुत लंबे समय से किंग ऑथर की जो कहानियां हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, हम लोगों के मुंह से सुनते चले आ रहे हैं। मिन्स्ट्रल्स sung songs, men spoke of them at festivals and in pubs. मिन्स्ट्रल्स क्या होते हैं? जो गवैये होते हैं, जो फोक सिंगर्स होते हैं। तो ये फोक सिंगर्स जो हैं वो संग सॉन्ग्स, गीत गाते हैं और कई फेस्टिवल्स और पब्स में इन कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी पास डाउन करते हैं, पहुंचाते हैं एक से दूसरे को। द स्टोरीज चेंज्ड ओवर टाइम टू टाइम एंड व्हेन समवन फाइनली ब्रॉट देम डाउन, दीज लेजेंड्स अपीयर्ड इन हेरोइक प्रोज। जब ये स्टोरीज चेंज हो जाती हैं टाइम के साथ साथ, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, तो एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी उसको थोड़ा सा भी मॉडिफाई कर देती है, उसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन आ जाता है उन कहानियों में, तो जब कोई फाइनली उन्हें लिखता है, उस कहानी को लिखता है, तो ये जो लेजेंड्स हमें अपीयर होते हैं हेरोइक प्रोज में। जो सिंपली हेरोइक प्रोज वो टेल्स हैं जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन चली आ रही हैं फोक सिंगर्स के द्वारा, और जब फाइनली कोई उसे रॉट करता है, लिखता है, तो ये लेजेंड्स अपीयर होते हैं हेरोइक प्रोज में। फोर्थ टाइप है prose poetry. It contains narrative and doesn't follow a set of rhythm, while poetry is rhythmic and image based. जो prose poetry होती है इसमें narrative भी है और doesn't follow a set of rhythm. ये एक जो poetry में rhythm होता है उसको फॉलो नहीं करता है, जबकि आप जानते हैं कि पोइट्री जो है वो रिदम को भी फॉलो करती है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी कविता है तो उसमें जो लय है उसका खास ध्यान रखा जाता है। एंड इमेज बेस्ड, और जो पोइट्री होती है वो इमेज बेस्ड होती है। लेकिन जो प्रोज पोइट्री है इसमें नैरेटिव तो होता है लेकिन वो फॉलो नहीं करती है रिदम के सेट को।
इट कंबाइंस दीज टू एलिमेंट्स इनटू अ सिंगल पीस ऑफ राइटिंग। एक सिंगल पीस ऑफ राइटिंग में ये दोनों एलिमेंट्स मिक्स हो जाते हैं, यानी कि इसमें नैरेटिव भी होता है और ये रिदम को फॉलो नहीं करती है। इट इज़ पोइट्री दैट इज नॉट रिटन इन वर्स एंड कंटेन्स अदर पोइट्रिक एट्रीब्यूट्स लाइक रिदम एंड मेटाफर्स। ये एक ऐसी पोइट्री है जो प्रोज पोइट्री है जो कि वर्स में नहीं लिखी जाती है और इसमें दूसरे पोइट्रिक एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कि रिदम और मेटाफर्स। The poet uses metaphors, imagery and literary allusion. इसमें जो poet है वो यूज़ करता है metaphors को, imagery को और literary allusion को यूज़ करता है। It's poetic even though it's written in prose. ये poetic भी होती है जबकि यह prose में लिखी जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि prose में उस language का यूज़ किया जाता है जो साधारणतः रीडर को समझ में आ जाती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज जो होती है। लेकिन ये जो prose poetry है ये poetic होते हुए भी प्रोज में लिखी जाती है। प्रोज के टाइप्स जानने के बाद अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ प्रोज फिक्शन की। शॉर्ट स्टोरी, इट इज़ अ फुली डेवलप्ड स्टोरी विच इज़ शॉर्टर देन अ नॉवल एंड लॉन्गर देन अ फेबल। शॉर्ट स्टोरी जो है ये फुली डेवलप्ड स्टोरी होती है जो कि नॉवल से छोटी है लेकिन फेबल से लॉन्गर होती है। इट टिपिकली टेक्स जस्ट अ सिंगल सिटिंग फॉर रीडिंग एंड फोकसेस ऑन द इंसिडेंट्स बिगर और स्मॉलर and evokes strong feelings from its readers. Typically शॉर्ट स्टोरी जो है वो एक सिंगल सिटिंग में पढ़ी जा सकती है। एक सिंगल सिटिंग में हम शॉर्ट स्टोरी को कंप्लीट कर सकते हैं और ये फोकस करती है उन इंसिडेंट्स पे, उन घटनाओं पर जो कि छोटी भी होती हैं और बड़ी भी होती हैं और ऐसी स्टोरीज जागृत करती हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अपने रीडर्स के अंदर। इट डिस्क्राइब्स इमेजिनरी इवेंट्स एंड पीपल। ये डिस्क्राइब करती है, बतलाती है इमेजिनरी इवेंट्स, काल्पनिक घटनाएं जो होती हैं और काल्पनिक लोगों के बारे में। तो शॉर्ट स्टोरीज में जो आप जानते हैं क्योंकि फिक्शन है तो इसमें इमेजिनरी इवेंट्स होते हैं और पीपल होते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है, द हैप्पी प्रिंस बाय ऑस्कर वाइल्ड। नेक्स्ट फॉर्म है फिक्शन का, प्रोज फिक्शन का, नॉवल। द वर्ड novel has been derived from the Italian word novella which means new। जो वर्ड नॉवल है उसको डिराइव किया गया है इटालियन वर्ड नॉवेला से जिसका मतलब होता है न्यू। इट इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव वर्क ऑफ फिक्शन विद रियलिज्म। ये एक नॉवल आप जानते ही हैं कि बहुत लंबा होता है, तो ये एक लॉन्ग नैरेटिव वर्क है, एक लंबा नैरेटिव वर्क होता है जो कि एक कहानी को बतलाता है। इसमें फिक्शन होता है विद रियलिज्म। इट इज़ ऑफन इन प्रोज फॉर्म एंड इज पब्लिश्ड एज अ सिंगल बुक। ये प्रोज में होता है, प्रोज फॉर्म में होता है और इसको पब्लिश किया जाता है एज अ सिंगल बुक, यूजुअली डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स। नॉवल को ज़्यादातर चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है एंड कैन नॉट बी रीड इन वन सिटिंग। क्योंकि ये लंबा होता है तो इसके कारण इसको हम एक सिटिंग में रीड नहीं कर सकते हैं। ट्रेडिशनली डेवलप्ड थ्रू द थॉट्स एंड एक्शंस ऑफ इट्स कैरेक्टर। जो नॉवल है वो ट्रेडिशनली डेवलप्ड हुआ है थॉट्स के द्वारा, विचारों के द्वारा और उसके कैरेक्टर्स के जो एक्शंस होते हैं यानी कि जो पात्र हैं उनके एक्शंस और थॉट्स के द्वारा नॉवल जो है वो ट्रेडिशनली डेवलप्ड हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकेंस। ये एग्जाम्पल्स हैं नॉवल के। नेक्स्ट फॉर्म है प्रोज फिक्शन की, नॉवेला। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच इज़ शॉर्टर देन फुल लेंथ नॉवेल्स एंड लॉन्गर देन शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेलेट्स। नॉवेला जो है वो एक प्रोज फिक्शन का टाइप है जो कि फुल लेंथ नॉवेल से तो छोटा होता है, शॉर्टर होता है, लेकिन शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेलेट से लॉन्गर होता है, लंबा होता है। इतना आप समझ गए होंगे कि नॉवेला जो है वो प्रोज फिक्शन का एक टाइप है और फुल लेंथ नॉवेल से ये शॉर्टर होता है जबकि शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेलेट से लॉन्गर होता है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम एन इटालियन वर्ड नॉवेला। ये इटालियन वर्ड नॉवेला से ओरिजिनेट हुआ है। इसमें 50,000 वर्ड्स से लेस होते हैं, यानी कि जो नॉवेला कैटेगरी है, जो नॉवेला फॉर्म ऑफ फिक्शन है, इसमें 50,000 वर्ड्स से कम होते हैं। ये वेल स्ट्रक्चर्ड होता है लेकिन एक शॉर्ट नैरेटिव होता है, ऑफन सटायरिक और रियलिस्टिक इन टोन। और टोन में ये सटायरिक या फिर रियलिस्टिक होता है। सटायरिक जिसमें क्रिटिसिज्म, जो राइटर है वो किसी भी एक ऐसी चीज़ को जिसको वो पसंद नहीं करता है तो उसको इस तरीके से क्रिटिसाइज करता है कि वो रीडर को बुरा नहीं लगता है, तो वो सटायरिक फॉर्म हो जाता है सटायरिक टर्म में। तो ये वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, शॉर्ट नैरेटिव होता है और सटायरिक और रियलिस्टिक होता है टोन में। यूजुअली जो नॉवेला है वो फोकस करता है एक ही इंसिडेंट पर, एक ही घटना पर और इश्यू
with one or two main characters. इसमें जो इश्यू होता है वो एक या दो मेन पात्रों के बीच में होता है and takes place at a single location. और वो जो घटना होती है वो एक सिंगल लोकेशन पर होती है, एक सिंगल लोकेशन पर होती है. फॉर एग्जाम्पल, हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनरेड, द टर्न ऑफ द स्क्रू बाय हेनरी जेम्स. नेक्स्ट है मिथ्स. It is a classic or legendary story that usually focuses on a particular hero or event and explains mysteries of nature, existence or the universe with no true basis in fact. ये एक क्लासिक और लेजेंडरी स्टोरी होती है मिथ्स, जो कि यूजुअली फोकस करती है किसी एक विशेष पर्टिकुलर हीरो पर या फिर किसी एक विशेष घटना पर, और ये एक्सप्लेन करती है, उजागर करती है जो नेचर की मिस्ट्रीज होती हैं, प्रकृति के रहस्यों को, यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस को, जो ब्रह्मांड है उसके अस्तित्व को, इन सब चीज़ों को वो उजागर करती है. प्रकृति के रहस्य और ब्रह्मांड के अस्तित्व के बारे में उन चीज़ों को एक्सप्लेन करती है. इसके कुछ और पॉइंट्स हैं. कैरेक्टर इन मिथ्स आर यूजुअली गॉड्स, गॉडेसेस, warriors and heroes are often responsible for the creation and maintenance of elements of nature as well as physical, emotional and practical aspects of human existence. Usually जो इसके characters होते हैं वो god, goddesses, देवी देवता, warriors, heroes, ये ज़्यादातर यही पात्र जो हैं वो responsible होते हैं creation और maintenance के लिए. जो elements होते हैं उनके creation और maintenance के लिए ये responsible होते हैं. प्रकृति के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बनाने में, उनको मेंटेन करने में, उन सारे तत्वों को के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो ये पात्र होते हैं, वेरियर्स, हीरोज, गॉड्स, गॉडेसेस. साथ ही साथ जो फिजिकल, इमोशनल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस के, यानी कि मानव के अस्तित्व, फिजिकल, इमोशनल और प्रैक्टिकल पहलू जो होते हैं उनके लिए भी यही कैरेक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. मीन्स टू टीच ह्यूमन ए लेसन. मिथ्स का अर्थ ही है मानव जाति को शिक्षा देना. टेक्स प्लेस इन द हेवेंस, अर्थ एंड अंडरवर्ल्ड. जो मिथ्स होते हैं ये हेवेंस में, यानी कि इनकी जो स्टोरीज होती हैं वो हेवेंस, अर्थ और अंडरवर्ल्ड में टेक प्लेस होती हैं. ऑफन एक्सप्लेन हाउ समथिंग कनेक्टेड विद ह्यूमंस और नेचर केम टू बी. उजागर करती है कि कोई चीज़ कैसे कनेक्टेड है इंसान से, प्रकृति से, ब्रह्मांड से. इन सब चीज़ों को उजागर करते हैं मिथ्स. ऑल्सो रिवील कंसिक्वेंसेज ऑफ बोथ गुड एंड बैड बिहेवियर. मिथ्स उजागर करते हैं कि जो अच्छा और बुरा व्यवहार होता है इसके कंसिक्वेंसेज, परिणाम क्या होते हैं, इन चीज़ों को भी उजागर करते हैं. फीचर्स गॉड्स और अदर बीइंग्स हु हैव सुपरनैचुरल पावर्स एज वेल एज सर्टेन फ्लॉज. इसमें जो देवी देवता होते हैं या फिर जो दूसरे बीइंग्स होते हैं, दूसरे प्राणी होते हैं जिनके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में भी, फीचर्स के बारे में भी जो मिथ्स हैं वो बतलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इजिप्टियन माइथोलॉजी. यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है इजिप्टियन माइथोलॉजी का. रा कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ रिफ्लेक्शन ऑन द फ्लॉज ऑफ ह्यूमैनिटी. इसमें व्याख्या की गई है रिफ्लेक्शन ऑन द फ्लॉज ऑफ ह्यूमैनिटी. जो मानवता है उसकी जो खामियां हैं उसके बारे में व्याख्या की गई है. इसका एक और एग्जाम्पल है रोमन माइथोलॉजी का क्यूपिड, जो कि ये बतलाने की कोशिश करता है कि जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो हमेशा वर्कआउट क्यों नहीं करते. तो रोमन माइथोलॉजी का एक उदाहरण आपको क्यूपिड बताया हुआ है जो कि ट्राइज टू एक्सप्लेन व्हाई रिलेशनशिप्स डोंट ऑलवेज वर्क आउट द वे यू होप्ड. जैसा कि हम उम्मीद करते हैं तो जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं वो वैसे वर्कआउट क्यों नहीं करते. इट ऑल्सो शोज दैट मिथ्स डिडंट ओनली कवर नेचुरल इवेंट्स बट डे टू डे लाइफ टू. ये साथ ही साथ ये भी बताते हैं, यानी कि जो रोमन माइथोलॉजी का ये जो उदाहरण आपको क्यूपिड दे रखा है, तो क्यूपिड हमें ये भी शो करता है कि जो मिथ्स हैं वो केवल नेचुरल इवेंट्स को ही कवर नहीं करते, साथ ही साथ वो डे टू डे लाइफ को भी कवर करते हैं. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ प्रोज फिक्शन इज लेजेंड. It is a traditional story or group of stories told about a particular person or place. ये एक ट्रेडिशनल स्टोरी होती है या फिर स्टोरीज का ग्रुप होता है जो कि बताता है किसी एक विशेष पर्सन और प्लेस के बारे में. Its meaning stems from the medieval Latin term legenda, means something which ought to be read. ये जो legend word है इसका जो मीनिंग है वो लिया गया है medieval Latin term legenda से, जिसका मतलब होता है कि कोई भी वो चीज़ जो कि रीड करने के लिए बनाई गई है. स्टोरी अबाउट एक्शंस और ह्यूमन इवेंट्स दैट हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड नॉट डॉक्यूमेंटेड इन रियल हिस्ट्री.
लेजेंड की जो स्टोरी होती है उनमें ऐसे एक्शंस और ह्यूमन इवेंट्स होते हैं, ऐसी मानव की घटनाएं और एक्शंस होते हैं जो कि आज तक प्रूव्ड नहीं हुए हैं और ना ही डॉक्यूमेंटेड है रियल हिस्ट्री में, यानी कि वास्तविक इतिहास में ना तो आज तक वो प्रूव्ड हुए हैं और ना ही डॉक्यूमेंटेड है। ऐसे एक्शंस और ह्यूमन इवेंट्स की स्टोरी होती है लेजेंड में। यूजुअली tell stories about things that could be possible, so both the storyteller and the audience may believe they are true. अब क्योंकि ये फिक्शन का फॉर्म है तो आपको पता ही है कि काल्पनिक होता है, लेकिन ये ऐसी स्टोरीज बताते हैं, ऐसी थिंग्स के बारे में स्टोरीज होती हैं लेजेंड जो कि पॉसिबल हो सकती हैं। तो इसमें दोनों ही, जो स्टोरी टेलर है यानी कि जो कहानी कहने वाला है और जो ऑडियंस है, उन्हें ये विश्वास होने लगता है कि ये ट्रू है, जबकि आप जानते हैं कि ये फिक्शन है। फिक्शन यानी कि काल्पनिक है, जो भी चीज़ लिखी जा रही है वो लेखक की कल्पना है, लेकिन इस तरीके से उस स्टोरी को बतलाया जाता है, ऐसी थिंग्स को बताया जाता है कि वो पॉसिबल हो सकती हैं। तो इसीलिए जो स्टोरी टेलर है और जो ऑडियंस हैं उन्हें ये बिलीव होने लगता है कि ये वास्तविक में सच है, दे आर ट्रू। अ स्टोरी पास डाउन थ्रू मेनी जनरेशन दैट इज बिलीव टू बी बेस्ड ऑन रियल पीपल एंड इवेंट्स। लेजेंड में जो स्टोरी होती है वो कई जनरेशन से चली आ रही है और जिसको कि माना जाता है कि वो बेस्ड है रियल पीपल और इवेंट्स पर। ऐसा माना जाता है कि वो रियल पीपल और घटनाओं से पर आधारित है। टेल अबाउट अ हीरो और हीरोइन हु हैज़ अनयूजुअल पावर्स। ये एक ऐसे हीरो या हीरोइन के बारे में बतलाती है जिनकी अनयूजुअल पावर्स होती हैं। फोकस ऑन द हीरोज और हीरोइन स्ट्रगल टू डिफीट अ पावरफुल फोर्स। इसमें फोकस किया जाता है कि कोई भी जो हीरो है या हीरोइन है, जो पात्र हैं मुख्य, उसका स्ट्रगल दिखाया जाता है, उसका संघर्ष दिखाया जाता है एक पावरफुल फोर्स को हराने में, उसको डिफीट करने में। कोई एक पावरफुल शक्तिशाली फोर्स है, उसको हराने में हीरो और हीरोइन का स्ट्रगल दिखाया जाता है। ऑल्सो हाईलाइट अ पॉजिटिव क्वालिटी और वे ऑफ बिहेविंग। इसमें एक पॉजिटिव क्वालिटी को भी हाईलाइट किया जाता है। Provides historical information regarding the culture and views of particular group of people. ये प्रोवाइड करती है ऐतिहासिक सूचना जो कि किसी भी कल्चर के रिगार्डिंग होती है, और कोई एक विशेष लोगों के का जो समूह है उनके व्यूज़ को भी इसमें, उसकी इंफॉर्मेशन को भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो लेजेंड है ये प्रोवाइड करती है ऐतिहासिक इंफॉर्मेशन जो कि किसी कल्चर से रिगार्डिंग हो, या फिर कोई भी लोगों का विशेष समूह या फिर किसी कंट्री के लोगों का पर्टिकुलर ग्रुप जो है उनके व्यूज़ को भी, उनकी इंफॉर्मेशन को भी प्रोवाइड करता है लेजेंड। For example, King Arthur, the Flying Dutchman. The common point between a myth and a legend is that they both have been passed down from generation to generation in oral form. इसमें आपको दो एग्जाम्पल दिए हैं, किंग ऑथर, द फ्लाइंग डचमैन। जो कॉमन पॉइंट है एक मिथ और लेजेंड के बीच में, वो कॉमन पॉइंट ये है कि दोनों ही चली आ रही हैं जनरेशन टू जनरेशन इन ऑरल फॉर्म, यानी कि मौखिक रूप से जो कहानियाँ चली आ रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी पास डाउन होती चली आ रही हैं। तो ये कॉमन है दोनों के बीच, मिथ में भी और लेजेंड में भी। अब बात करते हैं फेबल की। फेबल प्रोज का फिक्शन फॉर्म है। इट इज़ अ शॉर्ट फिक्शनल स्टोरी, छोटी फिक्शनल स्टोरी होती है, काल्पनिक स्टोरी होती है, दैट हैज़ अ मॉरल और टीचेज अ लेसन, जिसका एक मॉरल होता है और जो कि एक लेसन को टीच करती है। इट यूज ह्यूमनाइज्ड एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स और पार्ट्स ऑफ नेचर एज मेन कैरेक्टर्स एंड आर देयरफॉर कंसीडर्ड टू बी अ सब जॉनरे ऑफ फैंटेसी। जो फेबल है वो इस्तेमाल करता है ह्यूमनाइज्ड एनिमल्स का, ऑब्जेक्ट्स का, और प्रकृति के जो पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, उनका यूज़ करता है। किस रूप में? मेन कैरेक्टर्स के रूप में, यानी कि इसके जो मुख्य पात्र होते हैं फेबल के, वो ह्यूमनाइज्ड एनिमल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, प्रकृति के पार्ट होते हैं, उनको मुख्य पात्र मान लिया जाता है फेबल में। और इसीलिए इसको फैंटेसी का सब जॉनरे कहा जाता है, क्योंकि ये एक तरीके से फैंटेसी में ही काउंट हो जाती है, पूरी तरीके से काल्पनिक ही है कि ह्यूमनाइज्ड एनिमल्स को उसमें कैरेक्टर्स मान लिया जा रहा है, नेचर के पार्ट्स को कैरेक्टर मान लिया जा रहा है। द वर्ड फेबल कम्स फ्रॉम द लैटिन फिबुला विच मीन्स टू स्पीक। जो फेबल वर्ड है वो लैटिन के फिबुला से आया है, जिसका मतलब है टू स्पीक, बोलना। फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। जो फेबल होते हैं वो ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, हर कंट्री में मिलेंगे। हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एज ओरल लिटरेचर। ये भी जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी ओरल लिटरेचर के रूप में, मौखिक लिटरेचर के रूप में चले आ रहे हैं। Often animals or plants given human qualities, but people and supernatural figures may appear. फेबल में एनिमल्स और प्लांट्स को ह्यूमन की क्वालिटीज़ दे दी जाती हैं, यानी कि
जो इंसान के गुण हैं वो दे दिए जाते हैं, लेकिन इसमें जो पीपल हैं, जो लोग हैं और जो सुपरनैचुरल फिगर्स हैं वो भी अपीयर होते हैं। Purpose is to instruct, to teach humans a lesson about recognizing and overcoming their bad habits. जो इनका मेन उद्देश्य है फेबल का वो ये होता है कि लोगों को इंस्ट्रक्ट करना, लोगों को एक अच्छे लेसन्स देना, उन्हें पहचान कराना और साथ ही साथ अपनी उनकी जो बैड हैबिट्स होती हैं उनको ओवरकम करना। ये मेन पर्पस होता है फेबल का कि वो लोगों को निर्देश दे सकें, उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकें, उन फेबल के ज़रिए अपनी बैड हैबिट्स को पहचान सकें, रिकॉग्नाइज कर सकें और उन्हें ओवरकम कर सकें, उन खामियों को दूर कर सकें। टिपिकली ह्यूमरस एंड मीन्ड टू पोक फन। ज़्यादातर जो फेबल होते हैं वो ह्यूमरस होते हैं। ह्यूमरस यानी कि हास्यपूर्ण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द गोल्डन टच। द गोल्डन टच वो स्टोरी है, आपने किंग मिदास की स्टोरी सुनी होगी, एक फेबल सुना होगा जिसको एक ऐसा वरदान मिल जाता है कि वो किसी भी चीज़ को टच करे तो वो सोने की बन जाएगी। तो ये वो वाला फेबल है, आपको याद भी होगा, आपने पढ़ा होगा। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं द गोल्डन टच, द टॉर्टोइज एंड द हेयर, द लायन एंड द माउस। इन सब फेबल को आपने सुना ही होगा। तो ये मोस्टली हर कंट्री में जनरेशन टू जनरेशन ओरल लिटरेचर के रूप में चले आ रहे हैं और ये बेसिकली हमें कोई ना कोई अच्छी शिक्षा देते हैं और इससे इन चीज़ों से, इन फेबल्स के द्वारा हम अपनी बैड हैबिट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उनको ओवरकम कर सकते हैं। ये इनका मेन पर्पस होता है। नेक्स्ट है टेल। इट इज़ अ कंपैरेटिवली सिंपल नैरेटिव आइदर फिक्शियस और ट्रू, रिटन और रिकाउंटेड ओरली इन प्रोज और इन वर्स। जो टेल है वो एक तरीके से बड़ा ही साधारण सिंपल नैरेटिव है जो कि काल्पनिक होता है और ये रिकाउंटेड, ये बतलाया जाता है, जो टेल है वो बतलाया जाता है ओरली, मौखिक रूप से, प्रोज में भी और वर्स में भी। इट ऑफन रिकाउंट्स अ स्ट्रेंज इवेंट फोकसिंग ऑन समथिंग और समवन एक्सोटिक, मार्वलेस और इवन सुपरनैचुरल। ये कई बार बतलाता है एक स्ट्रेंज इवेंट के बारे में, किसी एक स्ट्रेंज घटना के बारे में जो कि फोकस करती है किसी एक चीज़ पर या फिर कुछ मार्वलेस या फिर सुपरनैचुरल जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में ये रिकाउंट करती है। मतलब जो टेल होती है वो बतलाती है किसी स्ट्रेंज इवेंट के बारे में, कुछ एक्सोटिक, मार्वलेस या फिर जो सुपरनैचुरल होता है, इन सब के ऊपर फोकस होता है इसका। टेल्स कैन बी ट्रू और फिक्शनल। जो टेल्स होते हैं वो सत्य भी हो सकते हैं और काल्पनिक भी हो सकते हैं, बट दे जनरली कंसिस्ट ऑफ अ नैरेटिव विद अ बिगिनिंग एंड एन एंड। जनरली इसमें नैरेटिव होता है जिसकी एक शुरुआत है और एक अंत है। मेड मोर इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग विद विविड डिटेल्स, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बनाई जाती है। एक्साइटिंग मीन्स उत्तेजित करने वाली, और विविड डिटेल्स यानी कि जो जीवंत डिटेल्स होती हैं उनके द्वारा इसको इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। तो जो टेल्स हैं वो ट्रू भी होती हैं, फिक्शनल भी होती हैं। जनरली इसमें नैरेटिव है जिसकी एक अंत भी है, शुरुआत भी है, और इसे एक्साइटिंग और विविड डिटेल्स के साथ इसे बहुत ज़्यादा रुचिकर बनाया जाता है, मोर इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। सम टेल्स आर मीन टू टीच स्पेसिफिक लेसन्स। कुछ टेल्स इसीलिए बनाए जाते हैं जिससे कि कुछ विशेष लेसन्स जो हैं वो बताए जा सकें, लाइक योर फैमिलीज हिस्ट्री और योर कम्युनिटीज वैल्यू। जैसे कि आपकी फैमिली की हिस्ट्री या फिर किसी एक कम्युनिटी की वैल्यूज़ के बारे में बताया जाता है कुछ टेल्स के ज़रिए। वाइल अदर्स सिंपली रिले अ फनी स्टोरी। जबकि कुछ ऐसे टेल्स होते हैं जो एक फ़नी स्टोरी को रिले करते हैं, जैसे कि आपने सिंड्रेला कहानी सभी ने सुनी होगी जो कि बाय ब्रदर्स ग्रिम के द्वारा रचित है। इज़ एन गुड एग्जाम्पल ऑफ अ गुड फेयरी टेल। ये एक फेयरी टेल का अच्छा उदाहरण है। तो जो टेल्स होते हैं उनका पर्पस भी यही है कि वो कुछ स्पेसिफिक लेसन्स को टीच करना चाहते हैं। उसमें कम्युनिटीज़ वैल्यूज़ भी हो सकते हैं, फैमिलीज़ हिस्ट्री भी हो सकती हैं, और कुछ खाली टेल्स इसीलिए होते हैं जो कि एक फ़नी स्टोरी को रिले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंड्रेला बाय ब्रदर्स ग्रिम इज़ एन गुड एग्जाम्पल ऑफ अ गुड फेयरी टेल।